बाजार बोलता है। इसमें देख लेते हैं एक बार डेटा कि कौन सा डेटा है जो कि मार्केट के लिए सबसे इंटरेस्टिंग होता है। वो है एफआईज का डेटा। तो एफआईज का डेटा तो एज यूजुअल कुछ खास है नहीं। और देखिए एफआईज की जो ट्रेंड है वो ऑलमोस्ट वही चल रहा है कि सेलिंग की साइड पर है। 2890 करोड़ रुपए की सेलिंग करके गए थे एफआईज। थर्सडे के सेशन में डीआईज ने 3700 करोड़ रुपए की बाइंग की। तो नेट में तो इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी पॉजिटिव है। लेकिन एक बार देख लेते हैं आज ग्लोबल इंडिसेस का हाल, क्योंकि ग्लोबल न्यूज़ से कितना मार्केट चल रहे हैं दुनिया भर के, तो उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है। तो ये आपको पता लग जाएगा कि आज की तेज़ी में ज़्यादा कंट्रीब्यूट जीएसटी नहीं किया है, ग्लोबल फ्रंट ने उतना नहीं किया है। डाउ तो देखिए चलिए फ्राइडे की थी क्लोजिंग, इसमें फ्लैटिश सा ही बंद हुआ, क्योंकि पुतिन की मीटिंग पर सभी को सबकी नज़रें थी। उसके बाद मार्केट ही क्लोज हो गया अमेरिका का, उससे पहले ही तो इम्पैक्ट आ जाना है जो भी आना है। वैसे भी आज काफ़ी इंपॉर्टेंट डे है वाशिंगटन में, उस पर भी विस्तार से बात करेंगे। शंघाई देखिए 1% ऊपर है, हैंसेंग करीब आधा % ऊपर है, निकाई में करीब 0.25% की तेज़ी है और कोस्पी रेड मार्क के साथ 1% की गिरावट के साथ कामकाज कर रहे हैं। एक बार देख लेते हैं कौन से आज के शेयर्स हैं जो शेयर बने हुए हैं। तो शेयर आज अगर देखें तो फिजन करीब 15%, जैगल करीब 8%, एम्बर एंटरप्राइज 8%, अशोक लेलैंड 8%, हीरो मोटोकॉर्प 7.5%। आज ऑटोपैक ने ज़बरदस्त कमाल करके दिखाया हुआ है और इसके साथ साथ वाइट गुड्स शेयरों ने भी कमाल करके दिखाया हुआ है, लाइक वोल्टास, वर्लपूल, इस तरह के शेयर्स ने। एक बार देख लेते हैं आज के बढ़े हुए मार्केट में भी कौन गिरे हुए हैं। तो गॉडफ्रे फिलिप्स करीब 4.5%। ऑफकोर्स यहाँ पर तंबाकू से जुड़ी कुछ नेगेटिव खबरें हैं जीएसटी में, तो इसका एक इम्पैक्ट है। ईटीएस होटल करीब 4.5%, कावेरी सीड करीब 4.25%, अनुराग करीब 3.5%, यथार्थ हॉस्पिटल करीब 3.5%। ये सभी काउंटर हैं जो कि थोड़ा लाल मार्क के साथ कामकाज कर रहे हैं। लेकिन खबरों की तरफ बढ़ते हैं। आज सबसे बड़ी खबर जो अमेरिका से आनी है, और उसमें 3 जो बड़े दिग्गज एरियाज़ हैं, जो कंट्रीज़ हैं या यूनियन कह लीजिए, यूरोपियन यूनियन, उन सभी की बैठक होने जा रही है। यूरोप के लीडर्स जेलेंस्की और साथ ही डोनाल्ड ट्रंप, इन सभी की बैठक होगी आज अमेरिका में और रूस से युद्ध रोकने को लेकर बातचीत होगी। क्या आम सहमति बन पाती है, उसमें नहीं बन पाती है, इस पर विचार होगा। अरुण सर, एक चीज़ जो कि ट्रंप और पुतिन की बैठक से दुनिया ने पॉजिटिव साइड पर ली थी, वो ये थी कि दोनों के जेस्चर ठीक थे, दोनों की बातें आगे कंस्ट्रक्टिव होती हुई दिख रही थी। दोनों ने एक दूसरे को हंस के चीयर किया, बातें की और कोई ऐसी टेंशन नहीं दिखी। टेंशन नहीं दिखना एक टेंशन ख़त्म होने के बराबर था। लेकिन असली प्रॉब्लम तो जेलेंस्की का है कि जेलेंस्की शायद वॉर रोकना नहीं चाहते, जबकि उनके जो रीजन हैं वो ऑलरेडी रशिया के कब्जे में आ चुके हैं। अब वो कितना मानेंगे, कितना नहीं मानेंगे और कितना उस पर यूरोपियन लीडर्स उनका साथ देंगे, नहीं देंगे, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होगा आज। सर, कैसे लग रहा है आपको? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सारी चीज़ें रिवर्स हो जाएं, ये मीटिंग ही मतलब बेनतीजा हो जाए आज की मीटिंग के बाद जो डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन ने की थी? विवेक, 2 चीज इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ जेलेंस्की और ट्रंप की मीटिंग नहीं है। आधा यूरोपियन यूनियन उसके साथ जा रहा है, चाहे वो फ्रांस हो, जर्मनी हो, इटली हो, कई। इसका मतलब कुछ न कुछ आपस में बातचीत होकर तय हो गया है। 2-3 चीज जो पुतिन के तरफ से आ रही है कि यूक्रेन को नेटो की मेंबरशिप नहीं मिलेगी, एक बफर जोन रहेगा रशिया और यूक्रेन के टेरिटरी में, जिससे ये नेटो इंटरवेंशन हो जाए, ऐसा आगे जाकर भी नहीं हो। तो अगर ये सब चीज पे सहमति हो चुकी है तो ही आज की मीटिंग हो रही है। उम्मीद जतानी चाहिए कि कुछ न कुछ नक्की होगा। बट क्या इस युद्ध के बाद यूक्रेन को कुछ सफलता मिली या मिलेगी, ये कहना मुश्किल है। कहीं ना कहीं उससे नुकसान ही होगा आज के मीटिंग या आने वाले जो भी 2-4 मीटिंग होगी उसके बाद। सर, हमने देखा कि फ्राइडे के सेशन में इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड 5% उछलता हुआ दिखाई दिया इन सभी खबरों के बीच में, और डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि इंडिया ने तेल खरीदना बंद कर दिया है रशिया से। इसका क्या कुछ मायने निकाले जाएं हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए? कोई मायने निकालना नहीं चाहिए।
एक चीज समझ लीजिए, एक तरफ उम्मीद ये जताई जा रही है कि रूस और यूक्रेन की लड़ाई में समाप्ति होगी, उसके बाद भारतीय ऑयल कंपनी, तेल मार्केटिंग कंपनी ओएमसी किसी से भी तेल ले, कच्चा तेल ले, क्या फर्क पड़ता है, वो टैरिफ हट जाएंगे। तो मेरे ख्याल से जब आप बाजार में रिस्क लेते हो तो ओएमसी पे भी आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो कि अगर आपको ये उम्मीद है कि लड़ाई समाप्त हो जाएगी तो भारतवर्ष रूस से एक बड़ा तेल खरीदने वाला देश उभर कर आएगा। ठीक है। तो सर अभी मतलब इन तेल कंपनियों में जो कि हमने अच्छे नतीजे देखे थे, भले ही वो आईओसी हो, बीपीसीएल हो, एचपीसीएल हो, इन पे अभी क्या राय रहेगी आपकी कि इनको होल्ड करें या अभी इन पे कुछ प्रॉफिट वगैरह बुक करना है, वॉट एवर? इसको लिंक कीजिए आपकी रणनीति बाजार के ऊपर क्या है। क्या आपको ये उम्मीद है कि ये युद्ध विराम हो जाएगा? अगर आपको ऐसा लगता है तो ऑयल मार्केटिंग कंपनी में अपना निवेश जारी रखिए। अगर आपको लगता है युद्ध विराम नहीं होगा तो ओएमसी में कहीं ना कहीं प्रॉफिट टेकिंग करके निकलिए। ठीक है। अगली खबर सर, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ हो रही है वो इंडिया के साथ कि चीन के विदेश मंत्री आज भारत आ जाएंगे। 4:15 वो दिल्ली में लैंड करेंगे। 6 बजे उनकी मुलाकात हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर से होगी। उसके बाद वो 20 अगस्त तक भारत में रुकेंगे। कल प्रधानमंत्री मोदी से भी उनकी मुलाकात होने वाली है, अजीत डोभाल से भी उनकी मुलाकात होने वाली है। इस मीटिंग के काफ़ी कुछ मायने निकाले जा रहे हैं, खासतौर से इस चीज़ को लेकर लिंक किया जा रहा है कि ये मीटिंग एक महज एक इनिशियल मीटिंग है। नेक्स्ट मीटिंग जो होगी वो और इम्पॉर्टेंट होगी, जिसमें कि मोदी जी चाइना जाएंगे। सर कैसे देखें भारत और चीन के सुधरते हुए रिश्ते, और इसका क्या कुछ इम्पैक्ट होगा जब दोनों देश टैरिफ के लिए अमेरिका से बात करेंगे? जो सबसे बड़ी नेगेटिव न्यूज आई है अमेरिका के लिए वो ये है कि उसके बर्ताव से भारत और चीन, जिनके रिश्ते में काफी बड़ी खटास आ गई थी, वो वापस एक दूसरे के साथ अब अलाइंड हो रहे हैं। उनका उनका बिहेवियर, उनकी मित्रता में बदल रही है, और उनके साथ एक कॉमन फैक्टर है रशिया। इंडिया, चाइना और रशिया एक बड़ा जुट हो जाएगा, और जो भारत हमेशा एक नॉन अलाइंड स्टेटस रख के चलता था, अब कहीं ना कहीं वो भी अलाइनमेंट कर कर चलेगा, जो अमेरिका के लिए लॉन्ग टर्म में काफी निराशाजनक या नेगेटिव फैक्टर निकलेगा। दूसरा, अमेरिका चाहती है कि वो इंडिया को डिफेंस का सामान बेचे। अब मेरे ख्याल से ये डिफेंस का सामान ज्यादा करके रूस से ही खरीदा जाएगा, और जो सफलता मिली थी भारत पाकिस्तान के 96 घंटे की लड़ाई में, उसमें S-400 और काफी कुछ जो हथियार यूज किए गए थे वो रूस से उत्पादन हुए थे। प्लस भारत काफी कुछ रूस से उत्पादन खरीद कर भारत में भी उसको डेवलप कर रही है, इंडिजिनाइज कर रही है। तो ये मेरे ख्याल से ये जो नया एक रिलेशनशिप बन रहा है, ये अमेरिका के लिए खतरे से खाली नहीं है। सर ऐसे में मेटल काउंटर्स पर क्या किया जाए, क्योंकि मेटल काउंटर्स भारत और चाइना या चाइना के किसी भी मूव से खास तौर से काफ़ी कुछ प्रभावित होते हैं, क्योंकि हमने उन चाइना को हमेशा मेटल को लेकर तो खास तौर से सेफगार्ड ड्यूटी लगाने के प्रस्ताव कई दिए भी हैं, और पहले एक्सेप्ट भी हुआ है। अभी हाल फिलहाल में स्टील वाला ही प्रस्ताव माना गया था कि चाइना हमारे यहाँ पर मेटल डंप करता है। अब रिश्ते सुधरेंगे तो चाइना के साथ व्यापार भी बढ़ेगा क्या? क्या मेटल कंपनीज के लिए नेगेटिव है या इसको न्यूट्रल मान के चलें? देखिए, दो चीज मित्रता बढ़ने से होगी। एक, जो डंपिंग होती थी उसमें कहीं ना कहीं एक रुकाव आएगा, एंटी डंपिंग ड्यूटी को रिकंसिडर किया जाएगा और फेयर बिजनेस प्रैक्टिस लाने की चेष्टा की जाएगी।
जहां तक चाइना का डोमिनेंस है वर्ल्ड मार्केट पे मेटल का, उसको आप रोक नहीं सकते। उनके यहाँ प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है, माफ कीजिएगा, उनके यहाँ जी। खपत भी बहुत ज्यादा है, और वो मार्केट ग्लोबली डोमिनेट कर सकती है। तो अब जो रणनीति रहनी चाहिए, डिमांड सप्लाई के ऊपर में प्राइस मूवमेंट रहेगा, चाहे वो मेटल हो या कोई भी कमोडिटी स्टॉक हो। तीसरी खबर, इसको लेकर थोड़ा लोग चिंतित भी हो गए थे, जो कि परसों रात आई थी कि अमेरिका से ट्रेड डील में हो सकता है देरी होती हुई दिखाई दे, क्योंकि उनका जो ट्रेड दल है जो नेगोशिएट करने आ रहा था 25 अगस्त को, वो शायद नहीं आएगा। और उनकी जो प्लान है, ये जो पूरा टूर वो इंडिया का करने जा रहे थे, वो पोस्टपोन्ड हो गया है। हालांकि उसकी अभी नई डेट नहीं आई है। पहले उनको 25 से 29 अगस्त के बीच में आना था। 27 अगस्त से हमारे ऊपर 25% एडिशनल टैरिफ लगने की ऑलरेडी बात हो चुकी है। अब डोनाल्ड ट्रंप के टोन से ये देखना होगा कि वो क्या कुछ इस पर एक्शन लेते हैं, क्योंकि उन्होंने पुतिन के साथ बैठक में के बाद यही कहा है कि अब जो भी रशिया से रिलेटेड टैरिफ हैं उन पर वो विचार करेंगे, और अगले 2 से 3 हफ्ते में। लेकिन उन्होंने दूसरी बात ये भी कही है कि बाद में कि भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया है। अरुण सर, कैसे देखें इन सब चीज़ों को कि ट्रेड डील में जितनी देरी होगी, ऑयल पर हमने बात कर ली, ऑयल एंड गैस शेयरों पर, लेकिन मैं टेक्सटाइल और दूसरे शेयर्स पर बात करूंगा जो लेदर फुटवियर से जुड़े हुए शेयर्स हैं, क्योंकि इनकी पिटाई बहुत ऊपर से अच्छी खासी देखने के लिए मिली जब से टैरिफ 25% लगा और उसके बाद एडिशनल 25% की बात हुई है। अभी क्या करें? जैसे जैसे डील देरी होगी ऐसे उतना ही इनको टाइम लगेगा रिकवर होने में, या ये रिकवरी कभी भी कर सकते हैं? भाई आज मुझे लग रहा है विवेक, तुम्हारा प्रोग्राम के शुरुआत से एक ही सवाल है, ट्रम्प क्या करेगा और बाजार पे क्या इम्पैक्ट आएगा। सर, अगर पूरी ट्रम्प दुनिया क्या का एक ही करेगा, सवाल है मुझे सर। मैं यही कह रहा हूं कि अगर मुझे या किसी और को ये पता था ट्रम्प क्या करेगा, तो वो अब अरबपति नहीं, कई गुना अरबपति बन गया होता। जो आदमी सुबह कुछ बोलता है, आधी घंटा बाद और कुछ बोलता है, शाम को कुछ हाँ। बोलता है, उसको आप कैसे प्रिडिक्ट करो। हालात ये है कि फिलहाल भारत पे 25% प्लस 25% की ड्यूटी लगी है, जिसमें दूसरी ड्यूटी हाल हाल तक लागू नहीं हुई है। अब उसने एक स्टेटमेंट किया है कि उसकी जानकारी में भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया है, और उसकी जो मीटिंग हुई है पुतिन से, उसके बाद ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये एक सॉल्यूशन की तरफ बढ़ रहा है। ऐसे माहौल में ये उम्मीद की जा सकती है कि ट्रेड एग्रीमेंट की मीटिंग अगर न भी होती है, तो ये 25% जो लागू होना है वो शायद नहीं किया जाए। अब आ जाते हैं शेयर बाजार में, चाहे वो सेक्टर टेक्सटाइल का हो या किसी का भी हो। अगर पिटाई सिर्फ टैरिफ को लेकर हुई है तो उसमें रिकवरी आ सकती है। क्या ये रिकवरी शॉर्ट लिव्ड है, जब तक टैरिफ है, या जब टैरिफ हटा दिया जाता है उसके बाद कंपनियां आपको ये बोलने लगे कि हमारा एक्सपोर्ट बढ़ गया है, तब तक ये एक चिंता का विषय रहेगा। शेयर बाजार में जोखिम आप निवेश करते हो तो अवश्य आता है। अगर आप कोई चीज खरीद कर बेच देते हो ये डर के कि शायद इसके कारण नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, वो भी एक जोखिम है, क्योंकि उसके बाद में बाजार वापस बढ़ सकता है। मेरे ख्याल से इसके शॉर्ट एंड स्वीट आंसर कुछ नहीं है। बाजार में वोलेटिलिटी, अनसर्टेनिटी अगले 10 से 15 दिन, जब तक ग्लोबल सिचुएशन में पीस, शांति, अमन नहीं आता, जारी रहेगा। अरुण सर, आपसे पूछने का ऑब्जेक्टिव ये होता है, क्योंकि देखिए एक आम आदमी है, खबरें उनके लिए भी वही हैं, बस पढ़ने का जो चश्मा होता है, सोच होती है, वो अलग हो जाती है। और एक्सपर्ट से हम इसीलिए बात करते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं, क्योंकि इस समय सभी के पास वही वेरिएबल हैं, डोनाल्ड ट्रंप, टैरिफ और परेशानियां जो उनसे जुड़ी हुई हैं। लेकिन ऐसे में एक्सपर्ट क्या सोच रहे हैं
ये केवल एक उनका आंसर जान के थोड़ा सा लोगों को लगता है कि हाँ ठीक है, कन्विक्शन पर हम भी वही सोच रहे हैं या गलत सोच रहे हैं, वो उस हिसाब से कन्विक्शन में अपना फेरबदल कर लेते हैं। सर लेकिन एक चीज़ जो कि और अच्छी भी कह सकते हैं, जेफरीज की इस चीज़ पर एक रिपोर्ट आई है, उन्होंने जो भारतीय बाज़ार पर राय दी है। उन्होंने कहा है कि अमेरिकी टैरिफ लगने से भारतीय बाज़ार से एग्ज़िट करने की जगह आप ख़रीदें तो ज़्यादा अच्छा है, ये मौका है, और ट्रंप कभी भी अपना टैरिफ लगाए रखने का विचार पलट देंगे। तो ये एक उन्हीं की मतलब ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है, और दुनिया भर के जो निवेशक हैं वो जेफरीज की रिपोर्ट को, खासतौर से क्रिस वुड जो उनके मेन स्ट्रैटेजिस्ट हैं, उनके स्टेटमेंट को ज़रूर देखते हैं, क्योंकि वो ग्रीड एंड फियर को जो लिखते हैं उसमें वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट माने जाते हैं। ट्रंप को अमेरिकी इकोनॉमी बचाए रखनी होगी, ऐसा उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा। भारत का मार्केट अन्य इमर्जिंग मार्केट में अभी भी उनको बेहतरीन लगता है। उनको लगता है कि अमेरिका चीन की जो ट्रेड टेंशन है उसका फ़ायदा इंडिया को ही मिलेगा, और निफ्टी की वैल्यूएशन जो कि एक साल आगे की अर्निंग को डिस्काउंट करके देखें तो करीब 20 के पी मल्टीपल पर आ चुकी है। ये थर्सडे तक की वैल्यू थी, आज तो वैल्यूएशन बदल गई होंगी, तो 20-21 के पी मल्टीपल पर आ गया है। अरुण सर, मैं अब केवल ये पूछूंगा कि क्या इंडियन मार्केट जो कि हम लास्ट सितंबर में जब बात करते थे तो थोड़ा महंगा हो गया था वैल्यूएशन फ्रंट पे, अभी 25,000 पर हैं, जिसमें कि हमारी अर्निंग ग्रोथ बहुत ज़्यादा तो नहीं है, कुछ सेक्टर में आई है और कुछ सेक्टर में नहीं भी आई है। कंसोलिडेटेड बेसिस पर मैं थर्सडे को एक फंड मैनेजर से बात कर रहा था, तो वो लेते हैं इस बार की जो एवरेज ग्रोथ है वो 9 से 10% रही है। आप क्या मानते हैं सर, इस ग्रोथ के साथ ये पी मल्टीपल इंडिया का जस्टिफाई है? हम वैल्यूएशन वाइज कैसे हैं? इसका सोचने का तरीका थोड़ा अलग होना चाहिए विवेक। अगर आप देखें, भारत के लिए एक थ्रेट है और थ्रेट अपॉर्चुनिटी में बदल सकती है। वर्स्ट के सिनारियो में अमेरिका के साथ जो व्यापार है, जो अपना एक्सपोर्ट होता है, उसमें कुछ कमी आ सकती है। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट ये देखनी है कि भारत विश्व में एक डिपेंडेबल, रिलायबल और जो कहते हैं इकोनॉमिकल सप्लायर माने जाना लगा है। चाइना +1 की जो विश्व की एक स्ट्रैटेजी बन रही है उसमें कोई चेंज नहीं है, और इंडिया वो +1 के गिनती में आता है। ऐसे सब देखते हुए कोई भी ब्रोकरेज हाउस, चाहे वो अमेरिका का हो या विश्व के किसी दूसरे कोने से हो, वो इंडिया को सेल करके निकल जाने के लिए नहीं कहता। लेकिन अगर आप देखो, पिछले 3 महीने से रेगुलरली FII का फिगर नेगेटिव आता है। तो आप जब जेफरी की रिपोर्ट को इंपॉर्टेंस देते हो, जो उसके इन्वेस्टर होंगे जो पढ़ते हैं, और नेसेसरी नहीं है कि वो सिर्फ जेफरी से काम करते हैं, वो अभी भी बेच रहे हैं, तो रिपोर्ट की तो कीमत इतनी की इतनी रह जाती है विवेक। फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि विश्व में फिलहाल देयर इज इंस्टेबिलिटी, देयर इज डाउट, देयर इज लैक ऑफ कन्विक्शन, और ये सब में क्लैरिटी आने में कुछ समय लगेगा। भारतवर्ष में आज जो इतना बड़ा गैप अप ओपनिंग आया है, ये ट्रंप और पुतिन के मीटिंग को लेकर नहीं आया है, ये सिर्फ इस चीज को लेकर आया है कि जीएसटी के ऊपर बड़ा रिवैम्प होने की जो घोषणा की गई है, और इससे जो डोमेस्टिक कंजम्पशन में बढ़त आएगी, ये शायद टैरिफ की नेगेटिविटी को ओवरशैडो करके आगे बढ़ा सकता है देश को, इसलिए आई है। अरुण सर, बिल्कुल यही सवाल मेरा अगला था कि आज की तेजी में आप किसको वेटेज देंगे ज़्यादा, कि जीएसटी को या ग्लोबल फ्रंट को? तो ये इसका उत्तर तो मुझे पहले ही मिल गया, आपने पहले ही उत्तर दे दिया। लेकिन सर, जब जीएसटी की बात छिड़ी है तो थोड़ा जीएसटी पे भी बात कर लेते हैं। देखिए, दो चीज़ें आ रही हैं कि एक वेडनेसडे थर्सडे में मीटिंग होने जा रही है कि 20 से 21 अगस्त को जीएसटी काउंसिल की बैठक होने जा रही है, कुछ कह रहे हैं कि सितंबर में बैठक होगी, पर जीएसटी घटेगा, और जो काउंसिल के लिए प्रस्ताव गए हैं उन पर बात करते हैं। टैक्स स्लैब में बदलाव होंगे, और सिगरेट, तंबाकू, गुटखा से
को दूसरी ड्यूटी स्ट्रक्चर में डाला जाएगा और 40% का एक नया स्लैब रखा जाएगा, जिसमें 12 से 28% के जो टैक्स स्लैब हैं उनको हटाने की योजना है। एक बार देख लेते हैं कि क्या कुछ है टैक्स स्लैब में। और यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। देखिए, टैक्स स्लैब आप देखिए, 5% का जो टैक्स स्लैब है जीएसटी का, उससे केवल सरकार को 7% रेवेन्यू आता है। 12% का जो टैक्स स्लैब है जीएसटी का, उससे केवल 5% जीएसटी कंट्रीब्यूशन होता है। तो जो 12% वाला टैक्स स्लैब है उसको हटाने की बात हो रही है, जिससे केवल 5% रेवेन्यू आता है। फिर तीसरा होता है 18%, इसको नहीं हटाया जा रहा है, ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा। इससे सरकार को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू मिलता है, 65%। जीएसटी का जितना कलेक्शन आता है उसका 65% रेवेन्यू 18% के टैक्स स्लैब से आता है। 28% का जो जीएसटी का टैक्स स्लैब है उससे 11% रेवेन्यू आता है। इसको ये माना जा रहा है कि इसको हटाया जा सकता है, और इसके जो आइटम है वो काफ़ी हद तक या तो 18% की श्रेणी में जाएंगे, या जो सिन गुड्स है वो 40% की एक नई कैटेगरी क्रिएट की जाएगी, वहाँ जाएंगे। एक जीएसटी के स्लैब कुछ स्पेशल टैक्स स्लैब्स भी हैं जो कि जेम्स एंड ज्वेलरी के लिए बने हुए हैं, जिसमें कि 0.25%, 1.5% और 3% के 3 स्लैब हैं, जहाँ से कि करीब 12% कंट्रीब्यूशन आता है। इसमें एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, जो कि 28% टैक्स स्लैब वाले जो आइटम हैं जो कि 18% में आ सकते हैं, एक बार उनकी लिस्ट भी देख लेते हैं। इसीलिए आज हमने मार्केट में एक धुआंधार तेज़ी भी आती हुई दिखाई दी। देखिए, सीमेंट आता है करीब 28% में, तो वो 18% में आ सकता है। एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, टीवी, ये सभी 28% में आते हैं, जो कि 18% में आ सकते हैं। ऑटो पर भी परसों तक क्लैरिटी, कल तक क्लैरिटी एज सच नहीं थी, मॉर्निंग में क्लैरिटी मिल गई है कि ऑटो भी 28 से 18 में आ जाएगा, तो उसकी वजह से हमने ऑटो सेक्टर में भी एक अच्छी तेज़ी आती हुई देखी। इंश्योरेंस में ये माना जा रहा है कि 18% जो सर्विस टैक्स लगता है, वो सर्विस चार्ज जो लगता है वो करीब 5% पर आ सकता है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होगा। 40% जीएसटी जहाँ पर लगती है उनको भी देख ले। 40% के टैक्स स्लैब में, जीएसटी के स्लैब में कौन कौन से आइटम्स आ सकते हैं जो कि सिन गुड्स कहे जा रहे हैं, उनकी लिस्ट भी देख लेते हैं। उसमें टोबैको, पान मसाला, ऑनलाइन गेमिंग, सिगरेट्स, कैंडीज, ड्रग्स, फास्ट फूड्स और सॉफ्ट ड्रिंक्स, ये सभी शेयर्स, ये सभी सेक्टर होंगे जो कि इस लिस्ट में आ सकते हैं। अब मैं एक एक करके अरुण सर से पूछता हूँ। अरुण सर, सीमेंट सेक्टर, ये 28 से 18 कितना अच्छा रिफॉर्म माना जाएगा सीमेंट के लिए? बाकी सारे रिफॉर्म्स छोड़ दें, केवल यही जीएसटी का ही रिफॉर्म एक काफ़ी है इनके लिए? इसके पीछे का मकसद समझना ज्यादा जरूरी है विवेक, न कि एक एक आइटम में किसका क्या इम्पैक्ट होगा। जो सरकार चाहती है, खुदा न खास्ता टैरिफ की लड़ाई चलती रहे और भारत को कुछ फेवरेबल नहीं मिला अमेरिका के साथ, उसका ऑल्टरनेट क्या? देश हाथ पे हाथ धरकर नहीं बैठ सकता। एक बड़ी बाउंटीफुल पैसा सिस्टम में रिलीज होने वाला है, जो आपकी पे कमीशन के पैसे हैं वो लोगों को मिलेंगे आने वाले फेस्टिवल सीजन में। दूसरा, जो सीआरआर में कट हुआ था उसके पैसे रिलीज होंगे बैंकिंग सिस्टम को। उस पैसे की जो छूट सिस्टम में आएगी उसको यूटिलाइज करने के लिए फेस्टिव टाइम पर ये जो पूरा का पूरा प्रावधान आ रहा है, जिसमें जीएसटी का एक बड़ा रिवीजन होगा, उसका एक कैस्केडिंग इफेक्ट देखने को मिल सकता है कि लोगों के हाथ में पैसा है, कंजम्पशन कर सकते हैं, स्पेंडिंग कर सकते हैं। आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। कुंभ मेले में जो पैसे का सर्कुलेशन हुआ है, एक 2500 करोड़ से 2.5 लाख करोड़ की इकोनॉमी जनरेट हुई है सिर्फ कुंभ मेले में। आप सोच सकते हो कितना बड़ा पैसा जनरेट हुआ। उसी तरह आपको ये जीएसटी का देखना है कि कितना बड़ा पैसे का रोटेशन इकोनॉमी को बूस्ट, कंजम्पशन, डिमांड, मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट, सब चीज को मिलेगा। ये आपको उस कॉन्टेक्स्ट में देना है, न कि ये एग्जाम्पल लेके कि भाई ये रेट कट हो गई तो इसके अंदर में कितना ये सेक्टर को बूस्ट मिलेगा। सभी को बूस्ट मिलेगा
और जहां पर नेगेटिव हो रहा है, पान मसाला, गुटखा, सिगरेट, उसका नाम ही सिंह गुड्स है। मेरे को एक सिगरेट पीने वाले को या पान मसाला खाने वाले को बता दो जिसके दाम बढ़ने से उसने कंजम्पशन कम करी है या बंद करी।